प्रशांत पटेल जी, एक बड़ा अलग मिजाज का एक प्रश्न मेरे जहन में है। जब हम कहते हैं कि भाई सर्व समाज, जैसे बीएसपी कहती है कि सर्व समाज, तो सर्व समाज में तो पूरा भारत आ गया, ठीक। अशोक जी की पार्टी कहती है पीडीए, तो उसकी वो लिबर्टी लेते हैं, व्याख्या अलग अलग स्थान काल परिस्थिति के अनुरूप कर देते हैं। पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अगड़ा, पिछड़ा दलित महिला, सब हो जाता, उसमें सब समाहित। तो जब सब समाहित हो गया तो भारत समाहित हो गया? नहीं, फिर उसकी किसी अलग पहचान की जरूरत क्यों? जब पूरा भारत आपने समाहित कर लिया, उसकी जितनी परिभाषाएं दी हैं सपा ने पिछले 1 साल में पीडीए की, उसको देखिए तो 99% भारत समाहित हो गया। फिर वो अलग से कोई झंडा क्यों रहे, अलग से डंडा क्यों रहे? प्रधान जी, जब अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, महिला भी है, आदिवासी भी है, जब सब है तो भारत हो गया। इसके अलावा भारत में और क्या है फिर? देखिए अमिताभ जी, यही तो सनातन है। हम सनातन संस्कृति में सबकी कल्याण की बात करते हैं। मंदिर में जब आरती होती है तो उसमें हम यही बाद में हम नारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम खाली भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं और हम देश की एकता की बात करते हैं। देश तो सभी लोगों से मिलकर के बना है, देश के बनाने में सभी लोगों का योगदान है। अगर कोई राजनेता ये कहता है कि सभी लोग मिलजुल करके रहें, एकजुट रहें ताकि कोई विखंडन ना हो, तो इसमें तो कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है। तो बांग्लादेश में हुआ, कोई उसमें कोई 2 धर्मों के बीच में टकराव नहीं है, वो तो सभी एक ही समाज के लोग हैं, एक ही मजहब के लोगों के बीच का टकराव था, एक ही भाषा के भी लोग थे। 71 में तो हालांकि ये था कि भाषा का संघर्ष था, उर्दू बोलने वाले और बंगाली बोलने वालों का संघर्ष था। यहाँ तो सारे लोग वही बंगाली बोलते हैं जो लोगों का संघर्ष है, 2 पार्टियों के बीच की बात थी। सारे सुन्नी मुसलमान भी, ऐसा भी शिया सुन्नी की भी लड़ाई नहीं है, आपस में डिवीजन था। तो अगर हम ये भारत में ही बात करते हैं कि भारत जो एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पे अनेक भाषाएं, अनेक मत मजहब संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, अगर हम उसको एक बात करते हैं कि एकजुट होकर के रहें, सभी लोग देश के विकास में योगदान दें, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कोई गांव का प्रधान भी ये बात बोल सकता है, देश का प्रधानमंत्री बोल सकता है, मुख्यमंत्री भी बोल सकता है। इसमें कोई ऐसी ये थोड़ा है कि भाई जो मुख्यमंत्री हो खाली उत्तर प्रदेश की बात करेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो पूरे देश में प्रचार करने जाते हैं, आगे ईश्वर मौका देंगे तो देश का ही नेतृत्व करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नेतृत्व करेंगे। इसमें कौन सी बात है, तो समय की बात है। अब मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने इससे ऊपर कहीं सोचा नहीं है, उनकी तो सोच खाली उत्तर प्रदेश तक है। उनको पता है कि इससे आगे कहीं में मौका मिलना नहीं है, जब तक कांग्रेस के साथ रहेंगे तो इसे मौका नहीं मिलेगा। कायदे से कांग्रेस पार्टी को अखिलेश जी को अपना नेता बनाना चाहिए, अपने अलायंस का। अखिलेश जी की अधिक सांसद है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनको मौका मिलना नहीं। तो जिसकी सोच ही उतनी है कि हम खाली प्रदेश में ही रहेंगे, आगे कहीं उनकी सोच नहीं है, तो उस पे क्या कहा जाए। और दूसरी बात देखिए, जो रेप की होती है, बार बार उस पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। मैं उन चारों घटनाओं को बता देता हूँ। खाली एक केवल इसलिए समाजवादी पार्टी द्वारा फैलाया जाता है और उन 4 घटनाओं को लेकर फैलाया जाता है। उसमें कहीं न कहीं आरोपी ठाकुर जाति से थे। हाथरस केस में क्या हुआ कि उस कोर्ट का निर्णय आ चुका, 4 आरोपी थे, 4 में से 3 बरी हो गए। उसमें कोर्ट का निर्णय आया, कोई रेप नहीं हुआ अमिताभ जी। केवल गैर इरादतन हत्या में एक लड़के को सजा हुई है आजीवन कारावास। गैर इरादतन हत्या होता है, धारा 304 आईपीसी जो हट चुकी है। कोई घटना रेप की नहीं हुई, 3 लड़के बरी हो गए, एक है वो भी बरी हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि उसकी जो मारपीट के 1 सप्ताह बाद लड़की की डेथ हुई थी, तुरंत मृत्यु नहीं हुई थी। चूंकि लड़का ठाकुर था, इस दिन की घृणा है, उसका प्रोपेगेंडा फैलाया गया। चिन्मयानंद वाला मामला मैं कहता हूँ अनैतिक था, उसमें भी कोर्ट का निर्णय आ गया है। महिला ने कोर्ट सेटल कर लिया है, उनके बीच में कंसेंट था। मैं स्वयं वकील करता हूँ, वीडियो भी सबने देखा है। वो बाद में उनकी कुछ बात नहीं बनी। ऐसे बहुत सारे डेली कोर्ट में मामले आते हैं, बाद में सेटल हो जाते हैं। कोई अनैतिक था, एक भगवा जो साधु है, इस तरह कृत्य करना अनैतिक है, लेकिन वहां पर रेप नहीं था, उसमें भी कोर्ट का निर्णय आ गया, बरी किया जा चुका है। तीसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह में कहीं कोई रेप की घटना नहीं हुई है। छेड़खानी का मामला 354 का मुकदमा चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह पे, 376 का नहीं चल रहा। जिस नाबालिग ने भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसकी एफआईआर नहीं हुई थी। अगले दिन जाकर उसने कोर्ट ने, उस नाबालिग ने अपनी एफआईआर वापस ले ली है और कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत दी है। मुकदमा चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला था, उस पर भी हमने जब कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के अंडर में काम करती है। दिल्ली पुलिस ने उनको सजा दिलाई, रोहिणी कोर्ट में उनका मुकदमा चला, सजा मिली। जैसे मामला सामने, हमने भारतीय जनता पार्टी से उनको बाहर किया।
आप जिनका चिन्मयानंद का नाम लेते हो, पहले भी बोला 2004 के बाद ना भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दिया, और जब ये घटना जब हुई है, ये इन्होंने काम किया, वो भाजपा में थे नहीं, उसके 10 साल पहले भी उनको टिकट नहीं दिया, अभी टिकट नहीं दिया। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी, तो आप देखिए मोहित खान आज भी इनके नगर अध्यक्ष है ना, जेल में है 1 महीने से, पूरा मामला बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आज भी आपने उनको पार्टी से नहीं निकाला। जो गायत्री प्रजापत थे, उनको अखिलेश यादव ने अपने घर में छुपा के रखा था। फरवरी 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरेंडर करिए, तब सरेंडर करवाया। तो ये डिफरेंस, हमारे पार्टी में कोई भी है, अगर गलत करता है उसको डिफेंड कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप एक ही बात को प्रोपेगेंडा करके, भाई हाथरस में सारे पत्रकारों जिन्हें चूड़ियां तोड़ी, वहां पे गए, नंगा नाच करने गए, कोई नहीं बताता सच्चाई की कोर्ट का निर्णय क्या आया है कि गैर इरादतन हत्या, तो कोई रेप, सब गैंग रेप चिल्ला रहे हैं। तो ये ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होता, सच्चाई बताइए। ठीक है, उस समय थी, उस समय ये था कि हाँ रेप हुआ हो गया, आप बताइए ना, ये कोर्ट का निर्णय आ गया है, 6 महीने हो गए कोर्ट का निर्णय है, 3 लड़के बरी हो गए, कोर्ट ने स्वयं बोला कि वहां पर कोई रेप नहीं हुआ, केवल मारपीट का मामला था। और बेसिकली वो मामला जो था ऑनर किलिंग का था, वो भी चीजें सामने आ जाएंगी, हमारे पास आएगा, वो हम स्वयं उसको बेल करवा देंगे। मामला उसमें हत्या का भी नहीं है, उसकी जो हत्या उसके परिवार वालों ने की, चीजें सामने कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। प्रोपेगेंडा राजनीतिक तौर पे आप किसी को कर सकते हैं, हम किसी को बचाव नहीं कर रहे हैं। कानूनी तौर पे जो तथ्य बता रहा हूँ, तथ्य को भी सामने रखना चाहिए। ठीक बात प्रशांत पटेल। अशोक यादव जी, जो 4 विषय आप बार बार आप सारे विपक्षी दल उठाते हैं, वो यही 4 उठाते हैं, है ना, जिनका प्रशांत पटेल ने मेरे ख्याल से बहुत कैटेगरिकल, स्पष्ट रूप से, बिना लाग लपेट के उन्होंने तथ्यात्मक स्थिति सामने रख दी। अब अदालतों के फैसले के पार तो नहीं जाया जा सकता, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अदालत ने बरी कर दिया लेकिन हम तुम्हें मारेंगे, बोले गुड्डू बंदूक लाओ, ऐसा तो चल नहीं सकता स्थिति। और चूंकि प्रशांत वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उन्होंने वकील के तौर पर तथ्यात्मक स्थिति रख दी कि हाथरस वाले की फाइंडिंग क्या आई, चिन्मयानंद के मामले में क्या रहा, कुलदीप की स्थिति क्या रही, और ब्रजभूषण की स्थिति क्या है। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, नहीं देखिए, ये तो बड़ा अंतर है। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण के खिलाफ बलात्कार का कोई मामला ही नहीं दर्ज है, और आप कह रहे हो कि उन्होंने इंटरनेशनल बलात्कार किया, नेशनल भी नहीं, तो ये तो मामला थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता है रंजना? अमिताभ जी देखिए, बीएचयू की घटना से मैंने शुरू किया था। बीएचयू में जो रिपीट अरे उनने जो 4 का जवाब दिया, अब ये 4 तो छोड़ दोगे आप कल से? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये चलेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ। नहीं छोड़ेंगे। आप ये बताइए, कोई पीड़िता, ये वकील साहब है ना, कोई पीड़िता, कोई महिला अगर चीख के बयान दे रही है कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की, हमारे साथ ये किया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी का प्रावधान है कि नहीं है? ये तो वकील साहब है ना। लेकिन पूरी मोदी सरकार बेशर्मी से ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव में उतरी, और जिसने बयान वापस लिया उसके पहले उसका क्या बयान था और किस परिस्थिति में उसने बयान वापस लिया? अमिताभ जी, ये सारी चीजें बताने वाली हैं क्या? आपको नहीं पता कैसे बयान उसने वापस लिया, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, और किस बेशर्मी से मोदी सरकार उनको बचाती रही, ब्रजभूषण शरण सिंह को? तो ये सारी चीजें, अगर प्रशांत जी चूंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो अपने पार्टी का बचाव रखना इनका नैतिक दायित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इनको बुरा भी नहीं मार रहा हूं। तो अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा आरक्षण को लेकर के, आरक्षण को की यादव जात के लोग हो गए, आप ये बताइए, जो अखिलेश यादव जो हमारे उस समय एलओपी थे विधानसभा में, माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने योगी जी को चैलेंज किया था कि जो 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए, तो लिस्टिया अभी तक योगी जी नहीं दे पाए। लिस्टिया तो कम से कम दे देते, हम कह रहे प्रशांत भाई को दे देते, यही आके दिखा देते ऐसे, देखो 86 में से 56 इतने लोग हैं यादव। तो लिस्ट जो मुख्यमंत्री तक नहीं दे पाए, और आरोप लगता है कि सब लोग यादव हो गए। आज भी कोई भी यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट निकलता है अमिताभ जी, उसमें आप देखेंगे तो मोस्टली उसमें ज्यादातर यादव होते हैं। तो क्या जो इस समय कैसे हो जा रहे हैं? जो आदमी मेहनत करेगा, जो समाज मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इस तरह का ये गलत नैरेटिव जिस तरह से सेट किया गया, ये गलत नैरेटिव का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और आज ठीक जी जी अमिताभ जी, मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कंपटीशन चल रहा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ये कंपटीशन चल रहा है, वो कंपटीशन है बांग्लादेश को लेके हिंदुस्तान में राजनीति करना। दूसरा कंपटीशन है नफरती भाषा का इस्तेमाल करना। उसी कंपटीशन में आज देखिए, कल जिस तरह से योगी जी के बराबरी करने की कोशिश किया कंगना रनौत ने, उसने भी किसानों को बलात्कारी कह दिया, हत्यारा कह दिया। उन किसानों को, उन अन्नदाताओं को जिन्होंने 1 साल तक जाड़ा गर्मी बरसात में सहते थे, जिन्हें अपनी सारी स्थिति से जूझते हुए 700 लगभग किसान बेचारे। ठीक, आगे बात आ गई, आगे अशोक जी, आगे बात, ऐसे लोगों का क्या कहा जाए?